मॉर्निंग एवरीवन। मेरी वॉइस और स्क्रीन दिख रहा है सबको? एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स में। उस पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हम कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको घर पे बनाने के लिए 5, 6, 7, 8, 9। उसमें से 8 और 9 मैं अभी बता रहा हूँ, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आपको खुद से करना है। तो 8th क्वेश्चन था, सब लोग अपनी रफ कॉपी साथ में लेके बैठे हैं। ध्यान दो इधर। अब प्रॉब्लम 8th जो था हमारा, वो था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म थी हमारे पास। इसका एरिया बाउंडेड निकालना था हमें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों जो बॉक्सेस हैं ये जेंट हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि y बाहर चला जाएगा, क्योंकि y इंटीजर नहीं है। y भी कुछ वेरिएबल है और x भी कुछ वेरिएबल है, इसलिए y को आप बाहर लेकर नहीं जा सकते। तो इसमें हमें ऐसा करना पड़ेगा। लेट्स से कि हमने सबसे पहले लिया कि x प्लस वाई, क्योंकि देखो x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो x प्लस वाई आपका 0 से तो बड़ा ही होगा। तो x प्लस वाई हमने ले लिया 0 से 1 के बीच में। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि इसका जेंट कितना हो जाएगा फिर? तो जेंट ऑफ x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास? 0 के बराबर हो जाएगा। तो जिंट ऑफ x माइनस वाई फिर किसके बराबर हो जाएगा? अगर ये 0 है तो जिंट ऑफ x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। तो इस इंटरवल में, जो हमारा ये पहला इंटरवल है 0 से 1 में, x माइनस वाई जो है आपका, वो 5 से लेके 6 तक के बीच में हो जाएगा। समझ आ रही होगी ये वाली बात? सिंपल है। अगर x प्लस वाई 0 से 1 के बीच में है, पहला वाला जिंट 0 हो गया, दूसरा वाला जिंट आपका 5 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 5 से 6 के बीच में आ जाएगी। ऐसे अब दूसरे केस में जाते हैं। जब मेरा जो पहला वाला जिंट है वो 1 से 2 के बीच में है, ठीक है, तो जिंट ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जिंट ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी उस केस में, क्योंकि अब ये 1 हो गया, तो 5 माइनस 1 4 हो गया। तो x माइनस वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी? 4 से लेके 5 तक के बीच में हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट क्या आ जाएगा कि x प्लस वाई अब आपका 2 से 3 के बीच में है, तो जिंट ऑफ x प्लस वाई आपका 2 हो जाएगा। जिंट ऑफ x माइनस वाई आपका 3 हो जाएगा। तो x माइनस वाई आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा? 3 से लेके 4 तक के बीच में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा x प्लस वाई आपका 3 से 4 के बीच में है। जिंट ऑफ x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जिंट ऑफ x माइनस वाई आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर x माइनस वाई हमारा कहाँ से कहाँ हो जाएगा? 2 से लेके 3 के बीच में हो जाएगा। फिफ्थ x प्लस वाई हमारा 4 से 5 के बीच में हो गया। जिंट ऑफ x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जिंट ऑफ x माइनस वाई आपका 1 हो जाएगा। x माइनस वाई आपका 1 से 2 के बीच में हो जाएगा। फिर x प्लस वाई आपका 5 से 6 के बीच में जब हो जाएगा, तो जिंट ऑफ x प्लस वाई आपका 5 हो जाएगा। जिंट ऑफ x माइनस वाई आपका 0 हो जाएगा। तो x माइनस वाई 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और भी ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो आप। तो हमें आइडिया लग जाएगा, यहाँ तक अब बनाते हैं एक बार ग्राफ को, फिर हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना पार्ट लेना है हमें, क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y, पहली कंडीशन ये है। फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 3 कंडीशंस है हमारे पास। ठीक है, तो बना लेते हैं इसके ग्राफ को। तो जैसे मान लो कि ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, इसीलिए मैं इस टाइप से एक्सिस बना ले रहा हूँ इसके। ठीक है, अब इंटरवल लेने पड़ेंगे हमें। जैसे मान लेते हैं, एक काम करते हैं, लाइंस बनाते हैं। देखो ये जो है ना, ये क्या है आपका x प्लस वाई 0 से 1 जो है, ये लाइन है। x प्लस वाई, अब जैसे ये इनइक्वालिटी वाला ग्राफ बनाना होगा, तो आप क्या करो ना, इस ग्राफ को बनाने के लिए हम x प्लस वाई को पहले एक बार 0 बनाओ और x प्लस वाई को एक बार 1 बनाओ, फिर उसके बीच वाला रीजन आ जाएगा ये। तो x प्लस वाई 0 से 1 कैसे बनेगा? एक तो आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन कैसे बनती है? इस डायरेक्शन में बनेगी ये वाली लाइन होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 में क्या होगा, समझ रहे हो, x इंटरसेप्ट भी 1 आएगा और y इंटरसेप्ट भी 1 आएगा। तो जैसे ये मान लेते हैं ये 1 है और ये 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 में क्या होगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 1, इस तरफ से 1 आएगा, ये ऐसी लाइन बन जाएगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट हम कौन सा बनाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। नेक्स्ट हम बना लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसलिए हमने लाइन्स बना ली। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 बना लिया। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बना लिया और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 बना लिया। यहाँ तक बना लेते हैं अभी, प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो एक तो ये हमने इस ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी कंडीशन है इसके हिसाब से बना लिया। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू जैसे है, यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक है। तो x माइनस वाई जो है वो ये वाली लाइन है, y इज इक्वल टू x वाली जो लाइन है। तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 वाली लाइन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बनानी है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 कैसे बनेगी, x इंटरसेप्ट इसका 1 होगा और y इंटरसेप्ट -1 होगा। तो जैसे ये 1 है और ये -1 है ना, वैसे बनेगा। तो इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं एक बार। तो ये हमारी लाइन जो होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, वो ऐसे बनेगी। ये लाइन मेरी बन गई x, ये तो x, ये सॉरी, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। समझ गए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है। तो ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन है बेसिकली। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी कुछ ऐसे जाएगी ये वाली लाइन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इधर ये -2 इंटरसेप्ट बनाएगी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 वाली लाइन हमारी कुछ ऐसे जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये यहाँ पे -3 इंटरसेप्ट बनाएगी। फिर ये वाली लाइन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। ऐसे और अगर जरूरत पड़ेगी तो और बनाएंगे। अच्छा, अब आते हैं कि हमारे को कंडीशंस कैसे कैसे लगानी है। तो पहला तो केस है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब देखो, ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू वाई, है ना, ये वाली लाइन है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, इससे नीचे वाला केस होगा, मतलब इससे इधर वाला रीजन आएगा, इसके ऊपर वाला नहीं आएगा। तो हमें इस लाइन के नीचे ही देखना है। ये कैसे पता चला, कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लो। तो हमें ये चाहिए ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो मान लो आपने ये पॉइंट सेटिस्फाई कराया, ये आपको स्ट्रेट लाइन में बताया हुआ ना कि लाइन, अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई बोलता हूँ तो ये लाइन का एक साइड आएगा। जैसे अगर ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन है, तो ये एक साइड आएगा जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होगा, और ये वो वाली लाइन आएगी जिसमें y ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी उस लाइन का एक साइड को डिफाइन कर देती है। तो वो आप कैसे चेक करोगे, जैसे पॉइंट सेटिस्फाई करा लिया इसमें 1 0, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है इस लाइन के नीचे रहना है मुझे। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमारी क्या जस्टिफाई होगी कि भाई ये वाली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा ली। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, तो इसका मतलब है अब मेरे पास जो भी फाइनल जो भी बाउंडेड एरिया आएगा वो इस लाइन के नीचे आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ से। अब मैंने बोला जब x प्लस वाई 0 से 1 के बीच में है, x माइनस वाई 5 से 6 के बीच में है। अब x प्लस वाई जब 0 से 1 के बीच में है, तो x प्लस वाई 0 से 1 के बीच में मतलब ये वाला रीजन हो गया, ये हो गया ना, x प्लस वाई 0 से 1 के बीच में है। तो x माइनस वाई कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, 5 से 6 के बीच में होना चाहिए। तो एक लाइन और बनानी पड़ेगी हमें यहाँ पे, ये हो गया। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो गया। तो क्या आएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। देखो समझो इस बात को अच्छे से, जब x प्लस वाई 0 से 1 के बीच में, x माइनस वाई 5 से 6 के बीच में होगा, तो ये लाइन 5 है ये 6 है, तो इन दोनों के बीच का ये वाला रीजन हो गया। तो ये आपके पास आएगा, बट ये हमारा आंसर में नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि हमें किस क्वाड्रेंट में चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो ये वाला बाउंडेड एरिया में तो ये आ रहा है, बट वो हमारे आंसर में नहीं आएगा। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब x प्लस वाई आपका 1 से 2 के बीच में है, ठीक है, x माइनस वाई आपका 4 से 5 के बीच में है, 1 से 2 4 से 5।
तो जब ये 1 से 2 के बीच में है x प्लस वाई, तो मतलब ये वाली दो लाइंस हो गई, इसके बीच में आया अब, तो वो 4 से 5 के बीच में है, तो वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये वाली लाइंस के बीच में और ये वाली लाइंस के बीच में, तो ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, ये भी एक्स एक्सिस के नीचे है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 से 3 बोलेगा जब वो, तो वो 3 से 4 के बीच में बोलेगा, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। तो ये भी एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, 2 से 3 वाला हो गया, 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4 और 2 से 3। तो 3 से 4 ये वाला रीजन हो गया, और 2 से 3 ये वाला हो गया। तो ये अब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आ रहा है 3 से 4 और 2 से 3, ये वाला बनेगा। ये वाला एरिया जो है ये रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है, ये आ रहा है 3 से 4, 2 से 3। फिर नेक्स्ट देखते हैं 4 से 5 और 1 से 2। 4 से 5, 4 से 5 ये हो गया, और 1 से 2 ये वाला हो गया। तो 4 से 5, 1 से 2 ये वाला रीजन आ जाएगा, ये भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऐसे 5 से 6 और 0 से 1 ये वाला रीजन आ जाएगा। इसके ऊपर जो भी बनेगा वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली ये तीन पैरेललोग्राम बन रहे हैं। तीन पैरेललोग्राम कैसे बन रहे हैं, ये वाला एक पैरेललोग्राम बन रहा है, क्योंकि दोनों लाइन जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। सिमिलरली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम हमारे पास ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये सारे पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा, क्योंकि समझ पा रहे हो ना, गैप सेम है। हर लाइन जो है पैरेलल है, और उन दोनों के बीच का गैप भी सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन पैरेललोग्राम बन गए। अब हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, फिर इंटू 3 कर देंगे। तो जो एरिया बाउंडेड आएगा, एरिया बाउंडेड जो आएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा ये पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, ये अब ये भी देख लेते हैं। जैसे इस लाइन की जो स्लोप है, इस लाइन की स्लोप 1 है। ठीक है, ये जो इस डायरेक्शन में जा रही है, y इक्वल टू x के पैरेलल है। ये वाली लाइन की स्लोप -1 है, तो ये एंगल 90 डिग्री भी हो गया। ठीक है, तो हमें समझ आ रहा है कि भाई ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा। पैरेललोग्राम का जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा वो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब एक पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें ये रेक्टेंगल है, मतलब पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 है, तो रेक्टेंगल हो गया। ये वाली लाइन है x माइनस वाई इजिकल टू 2, x माइनस वाई इजिकल टू 2, और ये लाइन है x माइनस वाई इजिकल टू 3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, c2 माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√2। ठीक है, इधर से ये जो दो लाइंस हैं, ये वाली लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका भी सेम ही आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस c2 माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√2। तो इसका एरिया आ जाएगा 3 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आंसर आ जाएगा 3/2 इसके यूनिट्स। ठीक है, देख लो, अभी किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताओ, नहीं तो ऑल क्लियर कर दो चैट बॉक्स में, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा वैसे। ठीक है, क्या था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर करना। एक्स जिंट ऑफ एक्स प्लस वाई जिंट ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मैंने क्या किया, जिंट एक्स प्लस वाई की वैल्यू ले ली 0 से 1, तो उस पर जिंट उसका 0 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई जब आपने 0 से 1 लिया, तो इसका जिंट 0 हो गया, ये आ गया। तो जिंट ऑफ एक्स माइनस वाई यहाँ पे 0 पुट करोगे इसको, तो जिंट ऑफ एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 5, वहां से एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 से 6 आ गई। फिर ऐसे हमने ये 1 से 2 लिया, तो जब ये 1 से 2 लोगे तो इसके जेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसके जेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, वहां से उसका रीजन आ गया। तो ये लाइंस बन गए हमारे पास, तो हमने वो लाइंस बनाई। ठीक है, उसके बीच वाला जो भी कंडीशन दिया हुआ था उसको चेक किया, तो हमारे पास ये तीन रेक्टेंगल्स बन गए, इनका एरिया निकाल लिया, तो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये। तो ये था हमारा 8th प्रॉब्लम। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम दिया हुआ था मैंने, प्रॉब्लम 9। किसी को डाउट है इसमें बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा। जो भी क्लास में है, वो सब ये सब लिखेगी, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ, डाउट है, ये सब लिखे प्लीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9th। 9th में हमने आपको लिखवाया था मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, एंड मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई इज इक्वल टू 4। हमें इसका एरिया बाउंडेड निकालना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम था हमारे पास। किसी ने किया इस प्रॉब्लम को, आंसर आया किसी का? चलो देखो बता रहा हूँ।
ठीक है, इसमें दो एरिया बाउंड होते हैं एक्चुअली में, तो एक स्मॉलर एरिया है और एक ग्रेटर एरिया है, तो दोनों को निकालते हैं। देखते हैं, अभी पहले तो समझते हैं। ये ना ये काफी बार टेस्ट वगैरह में आ चुका है ये वाला, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई इक्वल टू 4। इस टाइप की स्टेटमेंट बहुत बार आ चुकी है, तो इसीलिए इसको समझना ध्यान से। देखो, जब मिनिमम लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है कि जो दो फंक्शन दिए हुए हैं उसमें से आपको छोटा वाला फंक्शन उठाना है। ठीक है। अब मॉड एक्स और मॉड वाई तो मतलब अलग ही हो गया ना, ये अलग ही टाइप का सिनारी हो गया कि मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई है, इसमें मतलब अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें फंक्शन तो अगर लिखेंगे तो वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू मॉड वाई लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम हो गया। इसमें आपको अब ऐसा करना पड़ेगा। हमारे पास दो टर्म्स हैं, आप इसको ऐसा मानो, ये डिस्टेंसेस होते हैं, मॉड जो होते हैं ना वो डिस्टेंसेस होते हैं एक्चुअली में। तो आप ऐसा मान लो कि हमारे पास दो टर्म है, एक मॉड एक्स वाली टर्म है, एक मॉड वाई वाली टर्म है। तो केस वन लेते हैं। केस वन, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई है, इफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हो, इफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड वाई। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मॉड एक्स मॉड वाई से बड़ा है, तो इन दोनों में से मिनिमम फिर कौन होगा। जब मॉड एक्स मॉड वाई से बड़ा होगा तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा, मॉड वाई। तो उस केस में आपकी जो पहली टर्म है वो क्या बन जाएगी, मॉड वाई इज इक्वल टू 2। और जो दूसरी टर्म है वो क्या बन जाएगी, मॉड एक्स इज इक्वल टू 4। तो इस इंटरवल में आपको ये वाले ग्राफ बना देने हैं। दो लाइंस बन जाएंगी, एक बन जाएगी वाई इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू -2, और एक बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू -4। सिंपल। नेक्स्ट पे आते हैं केस टू पे। केस टू क्या होगा, अगर मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई होगा तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा इन दोनों में से, मॉड एक्स। तो उसमें मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, मॉड वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। बस अब आपको ये बनाना है। ये जब आप ग्राफ पे बना लोगे तो वो कुछ एरिया बाउंड करेगा, वो निकालना है। समझ आ गया ना। जो पहली स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई, तो अगर दो केस बनेंगे, अगर मॉड एक्स मॉड वाई से बड़ा है तब मिनिमम क्या हो जाएगा, मॉड वाई, मैक्सिमम हो जाएगा मॉड एक्स। अगर मॉड एक्स मॉड वाई से छोटा है तो मॉड वाई बड़ा है, तो मैक्सिमम मॉड वाई हो जाएगा, मिनिमम मॉड एक्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने लिख दिया। अब इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं अब। तो ये क्या करेंगे, वही वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लेते हैं। फिर इसका एरिया बाउंडेड देखेंगे। तो अब क्या है कि सबसे पहले तो ये चेक करो कि भाई मॉड वाई और मॉड एक्स में कैसे, मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स बनाओगे तो दो लाइंस बनेंगी। एक बनेगा वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, जो ये लाइन है हमारी, ये लाइन बन गई वाई इज इक्वल टू एक्स वाली। और एक लाइन बनेगी वाई इज इक्वल टू -x वाली। ठीक है, तो एक लाइन बनेगी वाई इज इक्वल टू एक्स और एक लाइन बनेगी वाई इज इक्वल टू -x। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। हाँ, अब हमें देखना है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड वाई वाला कौन सा रीजन होगा। तो इसमें क्या करो ना, ऑर्डर्ड पेयर ले लो। जैसे ये 1 0 है, ठीक है, ये 0 1 है, ये -1 0 है, और ये 0 -1 है। कौन कौन से को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे 1 0 है, 1 0 किस पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 0 इसको केस वन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब ये केस वन होगा। यहाँ पे जो x है वो y से बड़ा होता है इस वाले इंटरवल में। ठीक है, तो मॉड x ग्रेटर देन मॉड y लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाला पार्ट भी आ जाएगा इसमें। तो मॉड x इज ग्रेटर देन मॉड y। ठीक है, इस पार्ट पे लाइंस के ऊपर इक्वालिटी होगी। अच्छा, अब ये दूसरा पार्ट जो है, ये वाला जो है, इसमें मॉड वाई ग्रेटर देन मॉड एक्स है, ये केस टू बनेगा ना। देखो मॉड वाई पुट करो, वन यहाँ पे पुट करोगे तो ये वन आएगा, 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर भी वन ही बनेगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई बनेगा। समझ आ रहा है, -1 0 पुट करके देख सकते हो। यहाँ पे 2 बनेगा विच इज मॉड वाई इज ग्रेटर देन मॉड एक्स। ठीक है, तो एक चीज तो हमें ये क्लियर हो गई कि कौन से इंटरवल में को मतलब किस पोर्शन में कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस वाली कंडीशन में आओ, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई है तब क्या है। तो आपको दो ग्राफ बनाने हैं, मॉड वाई इज इक्वल टू 2, मतलब इस रीजन में और इस रीजन में दो ग्राफ बनेंगे। कौन सा, मॉड वाई इज इक्वल टू 2 एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू 4। अब बनाते हैं वो। तो मॉड वाई इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब, क्या y2 और y-2 बनाना है आपको। तो y2 और y-2 बनाना है। तो बनाते हैं अब उसको। y2 वाली लाइन कैसी बनेगी, यहाँ से पास करेगी ना, ये 2 हो गया आपका। तो y इज इक्वल टू 2 इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ बीच में नहीं बनाना है। देखो वैसे लाइन जो बनाओगे वो पूरी बनेगी ऐसे, बट हमें किस रीजन में बनानी है, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन मॉड वाई है। तो y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन ये बनेगी, तो इसको मैं बना देता हूँ। तो ये लाइन मेरी बन गई y इज इक्वल टू 2 वाली। ठीक है, ऐसे इस तरफ भी बनेगी y इज इक्वल टू 2।
तो ये लाइन हमारी बन गई y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी रीजन में फिर मॉड y इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू -2 भी बनानी पड़ेगी। तो ये हमने बना दी y इज इक्वल टू -2। इधर भी बनेगी y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो हमने ये दो लाइंस बना ली y2 और y-2। फिर इसी रीजन में बनेगी x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 बनेगा तो वो कैसी बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी, जैसे 1 2 3 और 4। माइक बंद करो लगता है जिसने भी ज्वाइन किया अभी। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये कौन सी लाइन आ गई आपकी, x इज इक्वल टू -4, और ये लाइन आ गई x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब दूसरे रीजन में आते हैं। जब मॉड x लेस देन मॉड y है, जो ये वाला रीजन है ऊपर वाला और इधर वाला, ठीक है, ये भी सेकंड रीजन है। इसमें कौन कौन सी लाइन बनेगी, एक बनेगी मॉड x इज इक्वल टू 2। अब मॉड x इज इक्वल टू 2 इज अ वर्टिकल लाइन, तो वो ऐसी बन जाएगी। तो इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। मॉड x इज इक्वल टू 2, तो ये बनेगी आपकी मॉड x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू -2, और ये बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इधर भी बनेगी, मतलब ये एक ही लाइन में आएंगे, वो थोड़ा सा डायग्राम सही से नहीं बन रहा है, ये वर्टिकल लाइन है ना एक्चुअली में। तो ये भी बनेगी x इज इक्वल टू -2, और ये बनेगी x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -4, तो ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी। ये आपकी लाइन बन गई y इज इक्वल टू 4, और ये लाइन बन गई हमारी y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये पूरा फिगर बन गया। तो इसको, इसके अंदर वाला रीजन, इसके बाहर वाला रीजन नहीं बना है, बस फिगर बना है, क्योंकि आपके स्ट्रेट लाइंस आएंगे, उसका अंदर वाला रीजन और उसका बाहर वाला रीजन कुछ नहीं आएगा। तो अगर आप एक्चुअल ग्राफ को देखोगे, जो हमारे को मतलब ये पूरा जो ग्राफ बन रहा है हमारा, वो ग्राफ कौन सा बन रहा है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पोर्शन आएंगे, एक तो ये वाला पोर्शन आएगा, देखो ये लाइन आ रही है, ये वाली पूरी लाइन आएगी। ठीक है ना, जो जिस पार्ट में है, ये वाली पूरी लाइन आएगी। इसको थोड़ा ऐसा बना देते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू 4 इस पार्ट में ही है, तो ये बनेगा। इधर x इज इक्वल टू -4 बनेगा। ठीक है, एक तो ये वाला, एक ग्राफ तो ये बन रहा है आपका, जो एक स्केयर बन गया, और एक ग्राफ आपका बन रहा है ये वाला, जो लाइंस बन रही हैं, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये भी है ग्राफ में ना, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, ये पूरा भी आएगा ग्राफ में। तो ये भी आएगा पूरा ग्राफ में, इधर से ये भी आएगा, ये भी आएगा इधर से, ये भी आएगा। ठीक है, ये भी आएगा आपके पास। तो ये पूरा ग्राफ आ गया। अब देखो अगर ध्यान से, तो ये पूरा ग्राफ आपके पास बन रहा है। तो अब इसमें क्या हो गया ना, एक स्केयर आ रहा है और बाउंडेड एरिया क्या हो रहे हैं, दो बाउंडेड एरिया आ रहे हैं। एक तो ये वाले आ रहे हैं, जैसे ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, जो दोनों ग्राफ के बीच का बाउंड हो रहा है। ठीक है, और एक ये भी आ रहा है, जो बीच में आप देख रहे हो स्केयर के बीच वाला जो बैलेंस पार्ट है, तो उसको निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो कोऑर्डिनेट था ये 2 है, ये हमारे पास y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 4 है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये 4,2 है, उससे हमें आइडिया लग जाएगा ना, ये 4,4 है। तो ये एक स्केयर बन रहा है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये 2,4 है, तो एक स्केयर बन रहा है जिसका एरिया कितना है, 4 यूनिट्स। तो इसका एरिया है 4 यूनिट्स, क्योंकि ये लेंथ भी 2 है और ये वाली साइड लेंथ भी 2 है। तो 4 4 4 और 4, तो एक तो जो छोटे स्केयर्स का एरिया है, तो जो स्मॉलर एरिया बोल देते हैं उसको, स्मॉलर बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू 4 × 4 विच इज 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब बड़ा वाला एरिया निकाल लेते हैं, बिगर बाउंडेड एरिया, वो किसके बराबर आ जाएगा, जो बिगर बाउंडेड एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा, ये जो टोटल स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर जो है 4 × 4 8 हो गया ना, तो 64 हो गया। 64 - 16, समझ आया 64 कैसे हुआ, क्योंकि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 4 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ है 4 यूनिट, तो ये 8 यूनिट होगी। तो साइड, एक साइड की लेंथ हो गई 8 यूनिट्स, तो 64 - 16 ये 48 आ जाएगा।
तो जो बड़ा एरिया है वो 48 के यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? जिसको भी ये क्लियर हो गया वो ऑल क्लियर कर दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इस टाइप का फिगर बना है। किसी को भी नहीं समझ आया वो बताओ, फिर मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को लगता है सब काफी बच्चों को क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट आते हैं। तो ये तो था कि हमने कुछ कर्व स्केचिंग किया। अब ये जो कर्व स्केचिंग वाला टॉपिक था, इसमें आपने ग्राफ को बनाना सीखा है। अब इस स्टेज पर आके ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई ग्राफ नहीं बन रहा है, आपसे हर एक ग्राफ बन जाना चाहिए। अब आपने इतनी सारी चीजें सीख ली हैं जिससे आपका कोई भी ग्राफ होगा वो आपसे बन जाएगा। किसी में हो सकता है लिमिट का यूज करना पड़े, किसी में मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करना पड़े, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी का यूज करना पड़े, सिमेट्री का यूज करना पड़े, पीरियोडिसिटी का यूज करना पड़े, एसिम्प्टोट्स का यूज करना पड़े। तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं इनकी हेल्प से अब आपके हर टाइप का ग्राफ आप बना सकते हो, तो किसी भी टाइप का ग्राफ हो। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है। अब इस चैप्टर में क्या है, एरिया निकालना है हमें। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख लेते हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम कैलकुलेशंस करेंगे और फॉर्मूले लिखेंगे जिससे हम एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वो अब आपको समझना है। बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करता है कि एरिया की वैल्यू निकालता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको एरिया की वैल्यू देगा कंसीडरिंग साइंस। तो अगर कोई भी ग्राफ अबव है, जैसे अगर हम ऐसा लिखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और मेरा ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है और मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ ए से बी में। ठीक है, तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर मैं करता हूँ, अगर मैं ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स करता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, ये ग्राफ के ऊपर वाला मतलब ये वाली जो जो भी अबव ये जो मैंने रीजन शेड कर रखा है ना, ये उसकी वैल्यू दे देगा। तो ये वाली वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव भी आ रही है, तो मान लो अगर ये वाली वैल्यू 5 आ रही है तो ये 5 दे देगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ऐसे गया वो। ठीक है, तो ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालो इस केस में, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मान लेते हैं 3 है और ये वाली वैल्यू 2 है। तो ये 3 माइनस टू इज इक्वल टू 1 दे देगा, क्योंकि आपने अभी क्या किया हुआ है, डीआई निकाल रहे हो आप, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल रहे हो। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करता है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको पॉजिटिव एरिया कंसिडर करता है और एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को नेगेटिव एरिया कंसिडर करता है। बट अगर मैं आपसे बोलूंगा एरिया बाउंडेड निकालो बाय एफ ऑफ एक्स विद एक्स एक्सिस एंड बिटवीन लाइंस x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, तो इस वाले केस में आपका आंसर आएगा 3 प्लस टू विच इज इक्वल टू 5 के यूनिट्स। तो उस केस में आपको जब एरिया बाउंड्री लेना पड़ेगा तो इस पार्ट को आप एक अलग एरिया बाउंडेड मानोगे और इस पार्ट को आप एक अलग एरिया बाउंडेड मानोगे। दोनों का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एरिया वाले चैप्टर में ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी एरिया है उसको पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। तो पहला पॉइंट, ठीक है, जिसको जो भी नहीं समझ आएगा वो चैट बॉक्स में लिख देगा। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारे पास मान लो ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब मेरे को ये ओरिजिन है हमारा, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ये जो एरिया है शेडेड एरिया, ये निकालना है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये शेडेड एरिया निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, बस डायरेक्ट हमें तो पता है शेडेड एरिया हमारा किसके बराबर आएगा, ए टू बी एफ एक्स टी एक्स। तो अब अभी एक्स एक्सिस तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो उसकी वैल्यू दे ही देगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या है, मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, जैसे मैंने अभी आपको अभी भी बताया था। इस केस में मान लेते हैं कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है,
तो ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो ये हमें शेडेड एरिया निकालना है इस केस में। ये मतलब पूरा एरिया निकालना है मेरे को। तो इस केस में जो शेडेड एरिया होगा वो मैं कैसे निकालूंगा? इसको मैं लिख दूंगा ए टू सी एफ एक्स जी एक्स। ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये मुझे पता है क्योंकि अबव एक्स एक्सिस है। ग्राफ बनाना जरूरी है, इसलिए आप समझ रहे हो, ग्राफ बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने कर्व स्केचिंग से पहले पढ़ा है। प्लस इंटीग्रल ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, उसमें मॉड लगा देंगे बस। मॉड क्यों लगाया मैंने, आपको समझ आ गया? मॉड मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है, जो सी टू बी एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू है, इसका एरिया क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो मॉड लगा दो। आप नेगेटिव भी लगा सकते हो उसके सामने। ए टू सी एफ ऑफ एक्स एक्स लिख दो, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, माइनस सी टू बी एफ ऑफ एक्स एक्स लिख दो, या उसकी लिमिट भी चेंज कर दो। तो हम ये सब चीजें हमें पता है ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में, तो उसमें दिमाग नहीं लगाते, हम डायरेक्टली मॉड लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल था ये भी। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है कि ये जैसे एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। मेरे पास एक ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एक ग्राफ है मेरे पास वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। मेरे पास ये लाइन हो गई से एक्स इज इक्वल टू ए, और ये लाइन हो गई एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, ये शेडेड एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब जो मेरे को शेडेड एरिया निकालना है, देखना समझना बहुत सिंपल है ये भी। तो जब मैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स करूंगा, उसमें कौन सा एरिया आ जाएगा? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर करेंगे, तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स करेंगे तो उस केस में क्या होगा हमारे पास? ये एफ ऑफ एक्स जो होगा, जो ये वाला एरिया देगा विद द एक्स एक्सिस, वो आएगा पूरा। तो ये जो मैंने मैरून कलर से बना दिया है, तो ये वाला पूरा एरिया आएगा। ठीक है, अब उसमें से आप क्या करो, ये वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये जो पूरा हमने एरिया बनाया अभी मैरून कलर से, उसमें से ये जो डॉटेड एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। अब जो डॉटेड एरिया है वो कैसे निकल जाएगा, समझ रहे हो? माइनस ए टू बी जी एक्स डी एक्स से निकल जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू होगी। तो कभी भी एक ग्राफ ऊपर है और एक ग्राफ नीचे है, उन दोनों के बीच के एरिया को अगर आपको निकालना है, ठीक है, एरिया बाउंडेड निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाले ग्राफ को सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली। अब देखो आपका जो एरिया आप निकाल रहे हो ना, वो बाउंडेड है एक्चुअली में। जब हम ए टू बी बोल रहे हैं, मतलब एरिया जो मैं निकाल रहा हूँ बिटवीन लाइन एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी निकाल रहा हूँ, तो देखो जो भी एरिया है वो क्लोज आ रहा है। जैसे मान लो मैं बोलूँ ये वाला एरिया निकालो, ये वाला एरिया निकालो, ये तो ओपन एरिया है, ये नहीं निकल पाएगा हमसे। जैसे ओपन एरिया आप कैसे निकालोगे, वो तो इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो अगर मैंने ऐसा कोई भी लाइन नहीं बनाया तो ये तो ओपन एरिया है। अब जैसे मैं एक लाइन बना दूंगा तो क्या होगा, ये बाउंडेड एरिया हो जाएगा। अब इधर वाला एरिया बाउंडेड है और वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, जो अभी ये चैप्टर है इसमें बाउंडेड एरिया ही निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। अब जो आपका ग्राफ है वो नीचे आ गया, मतलब वो नीचे एक्स एक्सिस के नीचे बैठा हुआ है, और आपको ये वाला एरिया निकालना है, एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर एक्स इज इक्वल टू बी विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वाला एरिया निकालना है। तो सिंपल है, ये वाला एरिया क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्या करोगे, मॉड ले लोगे बस। तो इसमें जो शेडेड एरिया आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसका मॉड ले लेना है। समझ गए? क्योंकि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो उसका मॉड लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब एक मैं दे रहा हूँ डायग्राम, इसका खुद से निकालो। मान लो ये ग्राफ है रेड वाला हमारा, ये मान लेते हैं हम है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जो ब्लू वाला है। और ये एक लाइन हो गई जिसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू ए। ये एक लाइन हो गई इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू बी। और ये एक लाइन हो गई, ये हो गया x इज इक्वल टू सी। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला एरिया बाउंडेड निकालना है, इन दोनों के बीच वाला जो एरिया है, एक ये वाला एरिया। इसका फॉर्मूला लिख के चैट बॉक्स में बताओ एक बार।
ये दो एरिया निकालने हैं, तो कंप्लीट वैल्यू निकालनी है, ऐड करना पड़ेगा। बताओ एक बार क्या एरिया आएगा इसका, चैट बॉक्स में लिखो। अरविंद रावत, आप प्रेजेंट हो गया क्लास में? 'भारत चौहान, अनुष्का, मयंक, मोहम्मद कैफ, अरविंद रावत, रागिनी, इनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो यस लिखे। एरिया बताओ भाई, इसका बता नहीं रहे हो क्या हुआ? बी टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस बी टू सी जी ऑफ एक्स। नहीं सही नहीं है, अबे सही नहीं है। पूरा एरिया निकालना है ना। जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या कर रहे हो। एफ ओ एफ कहाँ से आ गया भाई, एफ ऑफ एक्स ही तो है। एफ ओ एफ क्यों लिख रहे हो, एफ ओ एफ और जी ओ एफ? जी ऑफ एक्स होगा ना। देखो है क्या, मैं बताता हूँ, इधर देखो। अब ये वाला फंक्शन आपका क्या है, जो रेड वाला है ये जी ऑफ एक्स है, ये क्या है एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। ये आपका क्या है नहीं, रेड वाला एफ ऑफ एक्स था, सॉरी। तो ये वाला जो है आपका, देखो ये वाला जो ग्राफ है जो रेड वाला है, ये कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ऊपर है और यहाँ पर आपका जी ऑफ एक्स नीचे है, ठीक है। इधर क्या है, जी ऑफ एक्स ऊपर है और एफ ऑफ एक्स नीचे है, ऐसा हो गया। अब आप ऐसे सोचो कि ये जो फिगर है, इस फिगर को मैं कहीं पे भी ले जाऊं ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन में, तो एरिया थोड़ी चेंज होगा। एरिया में एक अच्छी चीज होती है, मान लो ये आपके पास कुछ बाउंडेड एरिया है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ बाउंडेड एरिया है, मतलब ए से बी के बीच में। अब आप ये वाला जो शेप है इसको उठा के कहीं पे भी ले जाओ, इसका एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा। इसको नीचे ले जाओ चाहे ऊपर ले जाओ, इसका एरिया चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है, इसे एक अच्छी सी चीज पता चल जा रही है कि भाई शिफ्टिंग से इसका एरिया बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो आप अब इसको ऐसे सोचो कि अब एक ग्राफ ऊपर है और एक ग्राफ नीचे है, तो उसका एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे, जो एरिया बाउंडेड आएगा मेरे पास, वो क्या आ जाएगा, इस वाले पहले इसका फर्स्ट वाले का निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले का क्या आएगा, ए टू बी में कौन अबव है, एफ ओ एक्स अबव है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस बी टू सी में क्या आएगा, जी एक्स अबव है, तो बी टू सी में जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझ आ गया, बस ये इसका आंसर है। मॉड भी लगा सकते हो आप, अगर आप एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स लिखोगे, ठीक है, ए टू सी डायरेक्ट नहीं लिख देना है उसको, ए टू बी अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए टू बी में एफ ऑफ एक्स ऊपर है और जी ऑफ एक्स नीचे है।
B2C में क्या है, g ऑफ x ऊपर है और f ऑफ x नीचे है। देखो भाई कुछ दिक्कत आई तो बताओ। क्लियर हो गया? ऑल क्लियर करो एक बार सब लोग। ये समझ आ गया कैसे लिखा है? ए टू बी में एफ ऑफ एक्स ऊपर है, जी ऑफ एक्स नीचे है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी। फिर बी टू सी में क्या है, जी ऑफ एक्स ऊपर है, एफ ऑफ एक्स नीचे है, तो जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम बी टू सी। ऑल क्लियर करो एक बार सब लोग। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब आते हैं सिक्स पॉइंट पे। अब जैसे कई बार क्या होगा, ऐसे ग्राफ भी होंगे कि आप जैसे अभी तो आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना सीखा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ग्राफ ही वाई एक्सिस के लॉन्ग बना हुआ है, तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन वाई के लॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैं कुछ डायग्राम वैसे ही बना रहा हूँ कि जो वाई के लॉन्ग आपको बता देंगे। जैसे ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन हो गया। तो मान लो आपका ग्राफ कुछ इस डायरेक्शन में है, मतलब एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई वाले फॉर्मेट में है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाले फॉर्मेट में नहीं है, एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई वाले फॉर्मेट में है। तो उस केस में क्या होगा, अब जैसे ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, तो ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, ये वाई के लॉन्ग है, ठीक है। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा तो वो एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा तो वो एरिया नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये जो शेडेड एरिया आएगा हमारे पास इस केस में, वो किसके बराबर आएगा, ए टू बी जाने, ए छोटी वैल्यू है, बी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और फंक्शन है जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई डी वाई, बस ये लिख देना है, फंक्शन का डी वाई लिख देना है। बट ये ध्यान रखना है जो फंक्शन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वाई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा जीरो है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ है। तो इसकी इक्वेशन भी मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, तो इसका एरिया बाउंडेड निकालना है ये वाला, तो ये एरिया और ये एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि जो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पर है, जो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पर है वो पॉजिटिव एरिया माना जाएगा, जो वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर है वो नेगेटिव एरिया माना जाएगा। तो इस केस में जो शेडेड एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, ए टू बी जी ऑफ वाई डी वाई, बट ये वाली वैल्यू क्योंकि वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर है तो नेगेटिव आएगी, इसलिए इस पर मॉड लेना पड़ेगा, प्लस बी टू सी जी ऑफ वाई डी वाई। सिंपल है। बी टू सी में वो पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख दो, और ए टू बी में नेगेटिव है तो मॉड लगा दो, बस हो गया। एट्थ पॉइंट। अब इसके अलोंग भी ऐसा हो सकता है कि दो फंक्शन आ रहे हैं, जैसे एक फंक्शन ही आ गया और एक फंक्शन कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हो गया हमारा, मान लो एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है, और ये फंक्शन हो गया एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। जो मोर राइट हैंड साइड पर होगा वो अबव होगा ग्राफ, मतलब अलोंग आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा ना एफ ऑफ वाई, क्योंकि इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में वैल्यूज बढ़ती हैं एक्स की, तो इस डायरेक्शन से देखोगे तो एफ ऑफ वाई बड़ा है, एफ ऑफ वाई ये बड़ा है और ये जी ऑफ वाई छोटा है। हाँ जिबे डाउनलोड करके फोन में करके ठीक है। तो ये जैसे एफ ऑफ वाई इसमें बड़ा है और जी ऑफ वाई छोटा है, तो ए टू बी में आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। तो कैसे करोगे, सेम उसी तरीके से। तो शेडेड एरिया हमारे पास किसके बराबर आएगा, ए टू बी, एफ ऑफ वाई बड़ा है और जी ऑफ वाई छोटा है, तो एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई डी वाई। डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे ये ग्राफ नीचे भी चला जाए, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में भी चला जाए, तो जो राइट हैंड साइड पे आएगा, जो राइट हैंड साइड में आगे होगा वो ग्राफ अबव माना जाएगा, और जो उससे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो ग्राफ बिलो माना जाएगा, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे ही आप जैसा हमने वो ग्राफ बनाया था अभी जिसमें दो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे थे, उस टाइप के ग्राफ में भी आप कर सकते हो। तो ये जो 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए सब क्लियर हो गए कि किस टाइप से एरिया निकालना है। जैसे एक बार रिकैप कर लेते हैं, जैसे इस एरिया में क्या था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का एरिया था
विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपको पता ही है ना, y इक्वल टू 0 होती है। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स माइनस 0 भी आप इसको लिखोगे तो वही वाली बात बनेगी, तो एफ ऑफ एक्स डीएक्स ही बन जाएगा। तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स डीएक्स आपको ए टू बी में कौन सा एरिया देता है, एफ ऑफ एक्स जो ए और बी के साथ बाउंड करेगा, क्योंकि अबव है इसलिए पॉजिटिव आएगा। इस केस में ए टू सी में पॉजिटिव आएगा, सी टू बी में नेगेटिव आएगा, आपको दोनों एरिया ऐड करने थे तो इसलिए आपने सी टू बी पे मॉड लगा दिया। थर्ड केस में क्या है, एफ ऑफ एक्स अबव है, जी ऑफ एक्स बिलो है, तो इनके बीच का एरिया निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कर दिया हमने ए टू बी। ठीक है, अगर बिलो आ रहा है एफ ऑफ एक्स तो आपको मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। इस केस में क्या है, ये ब्रेक हो रहा है ग्राफ ना, तो ए टू बी में ब्रेक होने का मतलब ऐसा है कि हमें इसको एरिया को ऐसे करना पड़ेगा, ए टू बी में क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स अबव है, जी ऑफ एक्स बिलो है, तो वहां पर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स से। और बी टू सी में जी ऑफ एक्स अबव है, एफ ऑफ एक्स बिलो है, तो जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, सिक्स में क्या है, जी ऑफ वाई पॉजिटिव साइड पर है, तो जी ऑफ वाई का इंटीग्रल ले लो ए टू बी में। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए टू बी में तो नेगेटिव आएगा इसलिए मॉड लेना पड़ेगा, बी टू सी में पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या, एफ ऑफ वाई आगे है, जी ऑफ वाई पीछे है, तो एरिया शेडेड कैसे आएगा, एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। चलो अब इसके प्रॉब्लम्स पर आते हैं। तो अब एक दो प्रॉब्लम मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि उसके बाद आप खुद से करना सीख जाएं कि किस टाइप से प्रॉब्लम करना है। ठीक है, फिर मैंने एक असाइनमेंट शेयर की हुई है, उसके प्रॉब्लम्स आप करना स्टार्ट कर देना, फिर मॉड्यूल भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मॉड्यूल आप डायरेक्ट करना चाहते हो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम 10 पे आते हैं। प्रॉब्लम 10 है, हमें हमारे पास फाइंड एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका एरिया कितना आता है, पाई भी आता है। अगर आपने उसमें कोनिक सेक्शन ध्यान से पढ़ा हो तो आपको याद होगा इसका एरिया पाई इंटू ए इंटू बी आता है। और अगर ए इक्वल टू बी कर देते हैं तो इलिप्स सर्कल बन जाता है, उससे उसका एरिया पाई ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे, तो आपको ये देखना, ध्यान से देखना कि आपको समझ आएगी कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा माइनस एक्स एक्सिस है, ये मेरा माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो इलिप्स बनता है कुछ इस शेप का बनता है, ये कोऑर्डिनेट होता है ए जीरो, ये कोऑर्डिनेट होता है जीरो बी। ऐसे यहाँ पर आएगा माइनस ए जीरो और जीरो माइनस बी। ठीक है, तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, बाउंडेड एरिया बाय द इलिप्स, मतलब ये पूरा एरिया निकलेगा हमारा। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक है, दिस फिगर इज सिमेट्रिक इन ऑल फोर कोऑर्डिनेट्स, तो हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट में इसको निकाल लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसके लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिप ले लेनी है, स्ट्रिप वही है, मतलब dx की स्ट्रिप ले रहे हैं, कोई और दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली हम जो एरिया लिखते हैं वो y dx ही तो लिखते हैं, तो y टाइम्स ऑफ dx लिखते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं a से b में। तो जो एरिया लेंगे हम, रिक्वायर्ड एरिया, वो क्या होगा, जीरो। ये वाली लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये वाली लाइन कौन सी है हमारी, x इज इक्वल टू ए। तो कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, जीरो टू ए वाई डी एक्स इंटू फोर। इंटू फोर समझ आ गया, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहा हूँ, इंटू फोर करूंगा तो चारों क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अच्छा, अब जो y है वो कैसे निकलेगा, वो इस इक्वेशन से निकलेगा। तो आपके पास आ रहा है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो जो y आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, फोर टाइम्स ऑफ बी बाई ए जीरो टू ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्योंकि हम पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये ऊपर वाला ग्राफ ले रहे हैं, इसमें y हमेशा क्या रहेगा, ऊपर वाला ये कर्व ले रहे हैं, इसमें y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब देखो आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, याद है सिस्टर फॉर्मूला ये। तो ये बन जाएगा फोर बी बाई ए, क्या रिजल्ट होता था इसका, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए जीरो टू ए, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, अब इसमें लिमिट्स डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा फोर बी बाई ए। जब आप इसमें ए पुट करोगे तो पहली टर्म जीरो हो जाएगी, ए स्क्वायर बाई टू ए पुट करोगे यहाँ पे पाई बाई टू आ जाएगा साइन। ठीक है, माइनस अब इसमें जीरो पुट करोगे तो जीरो, इसमें जीरो पुट करोगे तो जीरो।
ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है देखो, 4b/a इंटू ए स्केयर पाई बाय 4। तो ये 4 से ये 4 कट गया, एक ए से ए कट गया, क्या आंसर आ जाएगा, पाई ए बी। तो पाई ए बी स्केयर यूनिट्स इज द आंसर। आ गया समझ सबको? देखो ऑल क्लियर करो एक बार, कुछ भी डाउट है तो बताओ मुझे। जिस जिसको समझ आ गया ऑल क्लियर कर दो। किस टाइप से एरिया निकाला, ये रिजल्ट याद रखना है अपने को कि एरिया ऑफ एन एलिप्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, अगर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, चाहे ए बी से बड़ा हो चाहे बी ए से बड़ा हो, तो उसका एरिया क्या आएगा, पाई ए बी आएगा। जिस जिसको ये क्लियर हो गया ऑल क्लियर कर दो एक बार। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक खुद से करो, अब ये रिजल्ट भी याद करना है हमें। फाइंड एरिया बाउंडेड, बाउंडेड और इनक्लोज्ड का मतलब एक ही है, ठीक है, कुछ बुक्स में इनक्लोज लिखा रहता है। बाय द कर्व पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ए कॉमा बी पॉजिटिव है इसमें, ठीक है, निकालो इसका आंसर, निकालो। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, इसका आंसर फिर उसमें चैट बॉक्स में लिखो। यहाँ किसी का भी आंसर, कैलकुलेशन करो भाई ध्यान से। सिक्सटीन ए बाई थ्री आएगा, हाँ इसको याद रखना है इस रिजल्ट को, ठीक है। जैसे वैभव का तो आ गया, शैली का भी आ गया, रिजल्ट आ रहा है 16ab/3। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है।
देखो हमारे पास अब दो ग्राफ हैं, एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, देखना एक बार सब लोग यहाँ पर। तो ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो हमें बनाना आता ही है। किस टाइप से बनता है ये ग्राफ, ऐसा कुछ बनेगा। ये हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो गया, ठीक है। और एक बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया देख रहे हो। अब इसने बोला है दो ग्राफ हैं जो एरिया को बाउंड कर रहे हैं, तो जो ग्राफ बोलेगा वही वाले ग्राफ आपके मतलब आपको लेने हैं, वही बाउंड्रीज बनेंगी। तो अब जैसे इसमें एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, तो इसमें एक्स एक्सिस वगैरह का कोई रोल नहीं है। ये नहीं कि भाई एक्स एक्सिस के साथ बनाने लग गए या वाई एक्सिस के साथ बनाने लग गए। यहाँ पे कौन से ग्राफ है, एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो ये वाला एरिया आपको निकालना है, इसको हम बोल रहे हैं बाउंडेड एरिया, ठीक है। पहली चीज तो ये समझ आनी चाहिए कि बाउंडेड एरिया कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट आपको आना चाहिए कि भाई अब ये कैलकुलेट कैसे करना है। उसके लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं ये y2 है और ये हमारा नीचे वाला y1 है। अब ये वाला पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा वो देखो। तो दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ठीक है। आप क्या करो, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें घेर दो, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें घेरेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ठीक है। तो x किसके बराबर आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 4a और उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी y की पावर 4 इज इक्वल 64a² by। तो या तो y 0 होगा या y³ इज इक्वल टू 64a² b होगा। समझ आ गई कैसे लिखा है, ये 16a² इंटू 4b हो गया ना। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। ये y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, इसमें पुट कर दीजिए। तो x² है आपके पास 4by, 4b और y लिख दो यहाँ पे, 4a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3। तो x आपके पास आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ x² आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ b की पावर 4/3 a की पावर 2/3। तो x आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ b की पावर 2/3 a की पावर 1/3, ठीक है। तो x के कोऑर्डिनेट पता चल गए, 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, ठीक है। और y के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 4 a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। अभी हमने यहाँ पे x और y दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। बट मान लो मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में कर रहा होता तो मैं बस x का कोऑर्डिनेट निकालता, क्योंकि मैं इसको इंटीग्रेट किसके लॉन्ग करूंगा, x के लॉन्ग। तो बस मेरे को ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो काम खत्म है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो एरिया जो बाउंडेड आ रहा है वो हमारा किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है 0 टू x की जो वैल्यू है 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 y2 माइनस y1 dx। ये जानते हो आप, ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाले ग्राफ को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो अब जो y2 है वो कौन सा ग्राफ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला लेना पड़ेगा। इसमें दो ग्राफ हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो एक ही ऊपर वाला ग्राफ बनेगा विच इज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x, और एक नीचे वाला ग्राफ बनेगा विच इज माइनस अंडर रूट ऑफ 4x। तो हमें तो ऊपर वाला लेना है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, y2 को 0 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 अंडर रूट ऑफ 4ax माइनस y1 पर आ जाते हैं, ठीक है। y1 आपका क्या है, वो तो डायरेक्टली दिख रहा है एक्स स्क्वायर बाय 4b है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4b dx। बस ये अपना प्रॉब्लम हो गया। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 4a, एक्स की पावर 1/2 है तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। 0 से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 माइनस x³ बाय 12b, ठीक है। ये आ जाएगा 0 से लेकर 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, ठीक है जी। अब कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये बन जाएगा 4/3, क्योंकि रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4/3 रूट a। अब x की जगह 3/2 डालना है, तो पहले तो x का क्यूब ले लो, पहले आप x का क्यूब ले लो। तो ये उसकी पावर फिर रूट लेनी है, ठीक है। तो 4 का क्यूब a की पावर 1 b की पावर 2, ठीक है, और इसकी पावर हाफ। समझ आ गया, मैंने क्यूब पहले ले लिया ना क्योंकि 3/2 है, तो ये टर्म मैंने यहाँ पे पुट करी और उसका क्यूब ले लिया। तो 4³ a b की पावर 2 फिर उसका अंडर रूट ले लिया, ठीक है। माइनस यहाँ पे आ जाता है 1/12b और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका क्यूब लेना है तो 64 आ जाएगा। 4 का क्यूब a की पावर 1
और b की पावर 2। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा है ये, तो बन गया 4/3। तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3, 64 की पावर हाफ इज 8। ठीक है, रूट ए इंटू रूट ए इज ए इंटू बी, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 64/12। तो 4 16 जा और 4 3 जा और ये ए बी बन गया, तो 32 AB/3 माइनस 16 AB/3। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 16 AB/3। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया? कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो ऑल क्लियर कर दो यहाँ पे। सबको क्लियर हो गया? अनुष्का, आपका तो एब्सेंट लग गया, आप पहले लेट आए हो, कब आए हो, कितने बजे ज्वाइन किया है? प्रॉब्लम 11, चलो प्रॉब्लम 12 करते हैं, इसको करो, एक बार ट्राई करो, निकालना सीखो भाई। जिससे नहीं हो रहे हैं फिर उसको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है चैप्टर में। अब मैंने इतना डिटेल में समझा तो दिया है। एरिया इनक्लोज्ड बाय y is equal to 4x square, x equal to 0, y is equal to 1 and y is equal to 4 in first quadrant। निकालो इसको, कैलकुलेट करो जल्दी से, आंसर बताओ। Area enclosed by y is equal to 4x square, x equal to 0, y equal to 1 and y is equal to 4 in the first quadrant। ग्राफ बनाओ, y is equal to 4x square, x equal to 0 लाइन बनेगी, y equal to 1, y equal to 4 लाइंस बनेंगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया देखो। सेवन बाई थ्री इज करेक्ट आंसर, हाँ ठीक है। चलो देखो मैं कर देता हूँ। क्या करते हैं इसमें, वही ग्राफ बनाते हैं। पहले तो सबसे पहला काम ग्राफ बनाना ही है, फिर उसमें बाउंडेड एरिया देखने का है। तो y एक्सिस हो गया और ये मेरा x एक्सिस हो गया। तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, मतलब y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। x इक्वल टू 0, अच्छा x इक्वल टू 0 तो सॉरी, x इक्वल टू 0 x एक्सिस नहीं है, x इक्वल टू 0 तो क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, देखो इस प्रॉब्लम में अब क्या बोला हुआ है, एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हमने बना दिया। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है आपकी, y एक्सिस है, वो ये वाली लाइन हो गई। y इज इक्वल टू 1 क्या होगा, x एक्सिस की क्वेश्चन क्या होती है, y इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1 क्या होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 1, और ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 4, और ये हो गया x इक्वल टू 0। तो एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा वाला आएगा, ये वाला एरिया आएगा। अब इसमें बेटर है आप क्या करो, अलोंग y चलो। आप समझ रहे हो, अलोंग y चलने में हमें फायदा है, क्योंकि x dy हम कर देंगे। तो अगर अलोंग मैं चलता हूँ, अलोंग y एक्सिस में चलता हूँ, तो मेरा जो एरिया रिक्वायर्ड आएगा, जो शेडेड एरिया है मेरे पास, वो किसके बराबर आएगा, x dy
फ्रॉम y इज इक्वल टू 1 टू y इज इक्वल टू 4। तो बेटर है इसमें आप x dy के लॉन्ग चलो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x जो है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कर्व लेना पड़ेगा आपको। ये वाला कर्व में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय 4 है, बट इसमें तो दो फंक्शन, मतलब ये तो दो टर्म है ना इसमें, एक एक्स इज इक्वल टू रूट वाई बाय 2 है, एक माइनस रूट वाई बाय 2 है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो ये कौन सा फंक्शन होगा, रूट वाई बाय 2। तो ये इसको लिख देते हैं 1 to 4 रूट वाई बाय 2 डी वाई। आपको समझ आ रहा है वाई के लॉन्ग चलने में फायदा है यहाँ पे। तो 1/2 इंटू यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, वाई की बात 3/2 बाय 3/2 फ्रॉम 1 to 4। तो ये आ जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 वाई की वैल्यू पुट करेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 कितना आएगा, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 बच जाएगा, 8 माइनस 1 7, तो आंसर हमारा 7/3 आ जाएगा। इजी प्रॉब्लम था ये भी, सबको समझ आ गया? ठीक है, इजी प्रॉब्लम दे रहा हूँ अभी तो स्टार्टिंग में। प्रॉब्लम 13, एरिया बाउंडेड बाय x, y such that x square is less than equal to y less than equal to mod x। ये करो भाई। इसका मतलब क्या, हमारे पास एक पॉइंट है x, y, उसका हमें एरिया बाउंडेड निकालना है। अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू mod x। करो करो। वन बाय थ्री, हाँ 1/3 आएगा इसका आंसर। और देखो भाई बाकी लोग कहाँ आ रहे हैं। देखो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब हमें दो ग्राफ बनाने हैं, एक तो बनाना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स के बना लेते हैं। एक बनाना है y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे ये 1 है, ये -1 है, ठीक है। तो ये जानते हो 0 से 1 के बीच में अगर आप किसी भी वैल्यू का होल स्क्वायर करते हो तो वैल्यू छोटी हो जाती है, तो इसीलिए मॉड x जो होगा वो कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। और इधर से भी ये कुछ ऐसी जाएगी लाइन। तो ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का, और ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू -x का, मतलब कंप्लीटली मॉड x है। अब एरिया बाउंडेड कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, छोटा सा एरिया जो आ रहा है इस डायरेक्शन में, और इधर से ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, ग्राफ देखने पे समझ आ रहा है सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आप क्या करो, ये वाला एरिया निकाल लो जो इस तरफ है हमारे पास, ये वाला हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है, एरिया, और उसका डबल कर देंगे तो हमारे को रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा।
तो ये हम एरिया निकालेंगे और उसको डबल करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, तो बड़ा इजी हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1। अब ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये आपका एक्स है, नीचे वाला ग्राफ क्या है? एक्स स्क्वायर। तो कैसे करते थे? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स लिख देंगे। तो जगह 2 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट्स डाल दो 0 से 1। तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस 1/3। तो 3 - 1 आ जाएगा, 3 - 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे ना। तो 3 - 2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा और एक 2 यहाँ पर है। तो फाइनली हमारा आंसर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 14। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x - 1 x - 2 x - 3 between the coordinates x is equal to 0 and x is equal to 3 and y equal to 0। करो भाई, ट्राई करो, आंसर बताओ इसका। इसमें कैलकुलेशंस होंगी। बाकी लोग कर नहीं रहे हैं, कुछ ही बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? भाई आंसर निकालो सब लोग। हाँ हर्ष सही है, कैसे निकाला हर्ष बताओ एक बार माइक ऑन करके। ये चैट बॉक्स में लिख दो। बाकी लोग देखो भाई किसी का आ रहा है इसका आंसर। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये से वाई एक्सिस है।
इसकी वीवी कर्व अगर आप बनाते हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 1 2 3, इसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 पर इसका ऑर्डर पेयर से वैल्यू आ रहा है -6, तो -6 मान लेते हैं। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, 0 से 1 में नेगेटिव रहेगा, 1 से 2 में पॉजिटिव रहेगा। पॉलिनोमियल है ना, तो डायरेक्टली ऐसे बना सकते हो। बाकी आप डिफरेंशिएट करके भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक कर सकते हो, उससे भी आपका ऐसे ही ग्राफ बनेगा। तो एक ग्राफ बन गया। अब हमें एरिया कौन कौन सा निकालना है? एरिया बाउंडेड बाय दिस बिटवीन द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होगी आपकी, x इक्वल टू 3 ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, और y इक्वल टू 0 क्या हो गया? x एक्सिस। तो y इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होगी। तो एरिया बाउंडेड कौन सा आएगा? आप देखो ध्यान से, एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है, एक ग्राफ ये है और एक ये लाइन है। ठीक है, तो इधर देखोगे तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाला एक बाउंडेड एरिया आ जाएगा, एक ये बाउंडेड एरिया आ जाएगा। उसने ये नहीं बोला हुआ कि चारों ग्राफ पिक्चर में होने चाहिए, उसने बोला कि इनके बीच में जो भी एरिया बाउंडेड है, तो इनके बीच में ये वाला एरिया बाउंडेड है, ये जो मैंने ब्लू से शेड कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो आपके पास जो फंक्शन है, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो बन जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस 11x-6, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, ये वाली टर्म बन जाएगी। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो एरिया बाउंडेड जो है वो हमारे पास कहां से कहां जाएगा? वो आ जाएगा 0 to 1 x³ माइनस 6x² प्लस 11x-6 dx, इसका मॉड ले लो। ठीक है, प्लस 1 से 2 x³ माइनस 6x² प्लस 11x-6, इसके मॉड लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये अबव x एक्सिस है। ठीक है, प्लस 2 से 3 वाला फिर बिलो x एक्सिस है, से 2 से 3 x³ माइनस 6x² प्लस 11x-6 dx। ठीक है, इस पे मॉड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो उसके बाद क्या फाइनली वैल्यू आ जाएगी? 11/4 आ जाएगी। ठीक है, ये आपको खुद से कैलकुलेशंस कर लेनी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम 15। प्रॉब्लम 15 में है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x is equal to 0, x is equal to 2 and the curve y is equal to 2 raised to the power x and y is equal to 2x minus x के। और एक बार ट्राई करो, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो पहले तो। जब आपका ग्राफ बन जाएगा तभी आप इसको आगे बढ़ पाओगे, कर पाओगे मतलब। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, आप सब लोग आगे ट्राई करो इस वाले क्वेश्चन को। सुपर्श, आदित्य, आदित्य कौशिक, कपिल चौहान, तू ही राम, इनमें से कोई प्रेजेंट है तो यस लिखे।
जैसे देखो इसमें क्या करना है, इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो एक तो हमारे पास जैसे ये वाई एक्सिस हो गया, पहले ये ग्राफ बना लेते हैं, इंडिविजुअल ग्राफ बना लेते हैं पहले इनका ना। टू की पावर एक्स का तो सबको पता ही है, टू की पावर एक्स का जो ग्राफ होगा, हाँ सही है वैभव, सही है आपका। नहीं हर्ष तो मैंने बोला नहीं, हर्ष यू आर तो तुम तो प्रेजेंट ही हो, निष्कर्ष भी प्रेजेंट है। मयंक भाई तू कब आया, अभी आया? मयंक कब आया आप, तो आपकी एब्सेंट लग गई है, आप 8:30 पे तो नहीं थे क्लास में। आदित्य यादव इज प्रेजेंट, आदित्य बंचारी इज एब्सेंट, वो अभी अभी लीव किया है उसने ना। अच्छा देखो, एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x, y इज इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर। अब जैसे ये वाला ग्राफ बनाना बहुत आसान है, 2 की पावर x आपको होता है इंक्रीजिंग होता है, ये वाला जो ग्राफ है ये होता है माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ये ऐसा हो गया ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये भी क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, तो इसको भी बनाना आसान है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। मेरे को लग रहा था शायद थोड़ा मुश्किल होगा, बट कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें तो। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा 0 और 2 से पास करता हुआ। तो ये कुछ ऐसा पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, मिड पॉइंट पर आएगी 1 पर, तो 1 पर अगर आप देखोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1,1। अब जो आपका 2 की पावर एक्स का ग्राफ है वो कैसे पास करेगा, वो तो 0 पर ही 1 हो जाता है, फिर इंक्रीज करता रहता है, तो वो ग्राफ आपका इसको कट नहीं करेगा, वो ऐसे चला जाएगा। अब एरिया बाउंडेड बाय 0 to 2 देखना है, तो आपको बेसिकली ये वाला एरिया देखना है, समझ गए सब लोग? ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये 2 की पावर एक्स है, और ये वाला जो ग्राफ है ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एरिया बाउंडेड क्या आ जाएगा, एरिया बाउंडेड हमारे पास आ जाएगा 0 to 2। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, 2 raised to the power x माइनस 2x माइनस एक्स के dx, बस खत्म हो गया। y2 माइनस y1 0 से 2 में, बस एरिया आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर x बाय ln2 फ्रॉम 0 to 2, माइनस इसमें कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 to 2। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 4 माइनस 2 की पावर 0 1 बाय ln2, माइनस इसमें पुट करो, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा 4 माइनस 8/3 माइनस 0। ठीक है, ये आ जाएगा 3/ln2 माइनस 4/3, सो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नहीं बेटा, तू तो आधा घंटा 40 मिनट के बाद ज्वाइन हुआ है, तो वो फिर कैसे माना जाएगा। आप सब लोग ध्यान रखें, मैं जैसे अभी मैंने अभी दूसरी बार भी अटेंडेंस लिया, अब जो इसमें एब्सेंट है 9:20 पे, उसका एब्सेंट ही मार्क होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर में लगा के बस अटेंडेंस ले लेते चले जाते हैं, तो उनकी एब्सेंट मार्क होगी। अच्छा, कल हमारे 2 लेक्चर हैं, इसको हम टॉपिक को काफी हद तक खींच देंगे कल, मेरे को लग रहा है कल सुबह का भी लेक्चर है और इवनिंग का भी लेक्चर है, अभी काफी चीजें बची हैं इसमें, जो अभी जेई के क्वेश्चन और ये सब बचा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक हम इसको, परसों नहीं तो मैक्सिमम डे आफ्टर टू, उसके जो नेक्स्ट डे आएगा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक, थर्सडे फ्राइडे तक हम इसको खत्म कर लेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। आपको एक ये जो है फाइल्स में मैंने इसका मॉड्यूल भी डाला हुआ है, मॉड्यूल के लिए मैंने एक लिंक ग्रुप में भी डाल दिया, अगर आप वहां से डाउनलोड नहीं कर पाए, मॉड्यूल डाउनलोड कर लीजिए। एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट में इजी क्वेश्चंस भी हैं, तो उसको भी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, 2-2.5 घंटे रोज मैथ्स को डिवोट करें, तभी इंप्रूव होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, अब एग्जिट करते हैं, कल मिलते हैं सुबह, फिर कल एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी है 2:30 से 3:30 में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको।